हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल ATS ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पहली वीडियो में बताया था कि हम जो लाइफ प्रोसेस के कुछ टॉपिक्स थे उनकी डिटेल स्टडी 1 बाय 1 करेंगे। इस वीडियो में जो हम टॉपिक लेने वाले हैं वो है न्यूट्रिशन। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आपको इन चैप्टर से रिलेटेड नोट चाहिए तो उनका लिंक हमारी वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो आने वाली वीडियोज़ हैं हमारी। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले जानते हैं कि न्यूट्रिशन होता क्या है। अभी तक हमने जाना कि हम खाना खाते हैं, खाना खा लिया, कोई मतलब नहीं है उससे खाना खाया, हमें रोज़ खाना चाहिए, है ना। लेकिन खाना खाते हैं उससे होता क्या है बेसिकली, तो इस वीडियो में यही बताने वाले हैं हम। तो जो न्यूट्रिशन होता है सबसे पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं कि न्यूट्रिशन होता क्या है। तो न्यूट्रिशन के लिए जो न्यूट्रिशन है वो सिंपल होता है फूड, ठीक है। वो जो फूड रहता है वो रहता है ग्लूकोज। जो सिंपल फूड रहता है वो रहता है ग्लूकोज, और ग्लूकोज बनता है सिंपल शुगर से। और कॉम्प्लेक्स फूड जो है वो कहलाता है स्टार्च, जो बनता है ग्लूकोज से। और ये दोनों ग्लूकोज और स्टार्च एक कैटेगरी में आते हैं, उस कैटेगरी का नाम है कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट से आप बहुत ही ज़्यादा भली बात परिचित हैं कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या है ना। तो अभी तक हमने पिछले कुछ क्लासेस में उसकी स्टडी की है कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो एनर्जी गिविंग फूड होता है। हमने यही पढ़ा है ना कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो एनर्जी गिविंग फूड होता है। यानी जब हम कार्बोहाइड्रेट खाते कार्बोहाइड्रेट डाइट में लेते हैं तो उससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी। और एनर्जी हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होती है, क्योंकि अभी तक हमने यही पढ़ा है कि जो खाना हम खाते हैं उससे हमें ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा यानी एनर्जी। तो जो एनर्जी रहती है अब किस प्रकार मिलती है वो इसमें पढ़ना है हमें। अभी तक पढ़ा था कि एनर्जी मिलती है, लेकिन अब मिलती कैसे वो इस वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सिंपल से बात कर लेते पहले न्यूट्रिशन की कि न्यूट्रिशन होता क्या है। जैसा कि मैंने बताया कि एनर्जी गिविंग फूड उसे कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ठीक है, ये भी फूड है, ये भी फूड की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वो तो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, और जो हमारी बॉडी के लिए ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं, डेवलपमेंट के लिए जरूरी होते हैं, वो आते हैं विटामिन्स में और मिनरल्स में। चलिए अब बात करते हैं न्यूट्रिशन की। तो जो द टेकिंग of food and its utilization in our body is called nutrition। देखिए ये सिंपल सी डेफिनेशन है न्यूट्रिशन की, ठीक है, कि द टेकिंग ऑफ फूड यानी जो खाना हम खाते हैं और उस खाने का यूटिलाइजेशन होना हमारे शरीर में, वही क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थोड़े न्यूट्रिशन की कि न्यूट्रिशन जो है एक वर्ड से मिलकर बना होता है। यानी जो न्यूट्रिशन है उसको हम एक वर्ड से ड्राइव कर सकते हैं जिसका हमें अच्छे से पता है, न्यूट्रिएंट। बहुत अच्छे से पढ़ा रखा हमने न्यूट्रिएंट कि न्यूट्रिएंट होते क्या है। दो तरह के न्यूट्रिएंट आपने पढ़े भी हैं जो पहले आए होंगे क्लासेस में, कि माइक्रो न्यूट्रिएंट और मैक्रो न्यूट्रिएंट। इनके बारे में आपने थोड़ा सा स्टडी की होगी। लेकिन ये न्यूट्रिएंट क्या होते हैं कि जो खाना खाते हैं हम उनसे क्या मिलता है हमें, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन यानी न्यूट्रिएंट। अब न्यूट्रिएंट क्या होता है, जैसा कि हमने अभी पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल, वाटर, ये सभी क्या कहलाते हैं, न्यूट्रिएंट। इनके बारे में आपने जाना होगा पहले क्लासेस में कि जो न्यूट्रिएंट होते हैं, फैट, विटामिन, मिनरल, वाटर, ये सभी किस में आते हैं, न्यूट्रिएंट के। इन्हीं की हमारे शरीर को ज़रूरत होती है, क्योंकि इन्हीं की मदद से जो हमारा शरीर है वो अपनी ग्रोथ, रिपेयरिंग सभी कुछ कर पाता है। तो हम सिंपल सा ये भी कह सकते हैं इस डेफिनेशन में, द टेकिंग ऑफ फूड, फूड यानी कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल, वाटर, फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट। यानी ये हम क्यों खाते हैं, ताकि हमारे शरीर की ग्रोथ हो यानी जो हमारे बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, जैसे सेल्स हो गए, टिश्यू हो गए और ऑर्गन्स हो गए, वो सभी किसकी मदद से बनते हैं, जो न्यूट्रिएंट हम अपनी डाइट में लेते हैं, इन्हीं की मदद से वो बनते हैं, ठीक है। तो आई थिंक न्यूट्रिशन के बारे में और इसकी डेफिनेशन आई थिंक अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि न्यूट्रिशन क्या होता है। अगर नहीं हुई तो कमेंट सेक्शन में बताना, फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। आई थिंक वैसे तो समझ में आ ही गया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं इसके, जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन।
नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, यानी न्यूट्रिशन के प्रकार। कितने टाइप का होता है आपने अच्छे से पढ़ रखा है, 6, 7, 8 में अच्छे से पढ़ा है कि कितने प्रकार का होता है न्यूट्रिशन। ऑब्वियसली 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा बताएंगे मुझे? तो 2 प्रकार का होता है, ऑटोट्रोपिक और हेट्रोट्रोपिक। तो आई थिंक कुछ स्टडी पीछे की होगी, उसका रिकॉल कर लेते हैं कि ऑटोट्रोपिक हेट्रोट्रोपिक होता क्या है ना। तो ऑटोट्रोपिक का क्या होता है तो जानते हैं। ऑटो का मीन्स क्या रहता है? पता है आपको ऑटो का मीन्स क्या रहता है? सेम। और ट्रोप्स मीन्स न्यूट्रिशन, यानी मतलब ये हुआ सेम न्यूट्रिशन, यानी जो अपना पालन पोषण खुद कर लेते हैं, यानी जो अपना खाना स्वयं बना लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं? ऑटोट्रोप। क्या कहलाते हैं? ऑटोट्रॉप्स। वो ऑर्गेनिजम्स जो कि अपना खाना स्वयं बना लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं? ऑटोट्रॉप्स। और वो प्रोसेस जिसके द्वारा वो अपना खाना स्वयं बना लेते हैं, वो प्रोसेस क्या कहलाती है? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, अब जानते हैं हेट्रोट्रोपिक के बारे में। हेट्रोज का मीन्स क्या होता है? अदर्स। ट्रोपिक का मीन्स न्यूट्रिशन, अदर्स न्यूट्रिशन, यानी मतलब ये हुआ कि वो ऑर्गेनिज्म जो कि अपने खाने के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड होते हैं, यानी अपना खाना किसी दूसरे से लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हेट्रोट्रॉप्स। और जो प्रोसेस है जिसके द्वारा वो ऑब्टेन करते हैं अपना फूड किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से, तो वो कहलाता है हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। फॉर एग्जाम्पल, यानी ऑटोट्रॉप्स के एग्जाम्पल प्लांट्स एंड ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया। और हेट्रोट्रोपिक में एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग और नॉन या फिर हम कहें हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया। फंजाई, ये इनमें सभी में कैसा न्यूट्रिशन रहता है? हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, क्योंकि ये अपने खाने के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहते हैं। तो आइए अब इनकी डिटेल स्टडी करते हैं 1 बाय 1 कि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन की अब डिटेल स्टडी करते हैं कि क्या होता है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट आता है ऑटोट्रोपिक में न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, क्योंकि ऑटोट्रोप्स कौन होते हैं? प्लांट्स, जैसा कि अभी एग्जांपल में देखा था हमने। तो जो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है प्लांट्स में, उसके बारे में पहले से हमें पता है कि क्या करते हैं प्लांट्स, कि वो अपना खाना स्वयं बना लेते हैं। किसकी मदद से? जानते हैं। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट, एक प्रोसेस पढ़ी आपने बहुत अच्छे से जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। तो कुछ लोगों ने जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए सरप्राइजिंग है, लेकिन मोस्टली सभी ने पढ़ा होगा कि कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। फोटो का मीन्स क्या है यहाँ पर? इनमें वर्ड्स में, बायो में जो देखना आपको सिर्फ वर्ड से ही पहचान सकते हो आप कि क्या है ये। कि फोटो का मीन्स क्या होता है यहाँ पर? लाइट। सिंथेसिस मीनिंग ऑलरेडी आपको पता है। तो जो लाइट की मदद से अपना खाना बनाते हैं वो प्रोसेस कहलाती है फोटोसिंथेसिस। वो कौन बनाते हैं? ऑटोट्रॉप्स। प्लांट जो होते हैं वो प्लांट यूज करते हैं क्या? और इनऑर्गेनिक मटेरियल, इनऑर्गेनिक मटेरियल कौन से यूज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। ये 2 वर्ड आपने पढ़े होंगे, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। थोड़ा सा इनके बारे में बता देता हूँ। ऑर्गेनिक क्या होता है? जिनमें कार्बन हो, ठीक है। और इनऑर्गेनिक जिनमें कार्बन नहीं रहता, यानी जो कार्बन बेस्ड रहते हैं वो ऑर्गेनिक कहलाते हैं, और जो कार्बन के विदाउट रहते हैं वो कहलाते हैं इनऑर्गेनिक। लेकिन आपका क्वेश्चन रह गया कि कार्बन इसमें भी है ना, लेकिन ये इनऑर्गेनिक में आता है क्योंकि ये कार्बनिक पदार्थ की जो प्रॉपर्टीज होती है उनको शो नहीं करता, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड कैसे में आता है? इनऑर्गेनिक। जानते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में? फोटोसिंथेसिस क्या होता है? आपने पढ़ा है कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना स्वयं बना लेते हैं। किसकी मदद से?
कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से। तो इसलिए वो क्या कहलाते हैं? ऑटोट्रॉप्स, यानी ऑटोट्रॉप्स, और जो न्यूट्रिशन है वो कहलाता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब जानते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में कि फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया क्या होती है। जैसा कि आपको पता है प्लांट्स अपना खाना स्वयं बना लेते हैं। बनाते किसकी मदद से? कुछ तो चाहिए खाना बनाने के लिए, ऐसा तो है नहीं कि अपने आप ही यानी कुछ भी नहीं है फिर भी अपने खाना बना लेंगे। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हम जब हमें खाना खाना होता है तो क्या करते हैं? कोई सब्जी लेते हैं, आटा लेते हैं, आटा मानते हैं, ठीक है, और सब्जी पकाते हैं तभी तो खाते हैं। तो हमें क्या चाहिए होता है? कुछ सब्सटेंस, कुछ प्रोडक्ट चाहिए होता है हमें खुद के लिए, ठीक है। इसी प्रकार से प्लांट्स को भी अपना खाना बनाने के लिए कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल की जरूरत होती है, यानी कुछ ना कुछ सब्सटेंस ऐसा हो जिसकी मदद से ये अपना खाना बना सके। वो जो प्लांट होते हैं, प्लांट अपना खाना बनाते हैं किसकी मदद से? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से। वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के बारे में कुछ जानते हैं और कि हम फोटोसिंथेसिस में किसका यूज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का, वाटर का और सनलाइट बहुत मेन होती है, जो कि कहाँ से मिलती है? सन से। खाना बनता कहाँ पर है? क्लोरोफिल। प्रोसेस क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ये तो होता है रॉ मटेरियल जो कि प्लांट्स को जरूरी होता है अपना खाना बनाने के लिए। अब इसे बनता क्या है? सबसे पहले न्यूट्रिशन में बताया था क्या बनता है? ग्लूकोज। तो फूड मॉलिक्यूल जो कि सिंपल फूड मॉलिक्यूल रहता है वो रहता है ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला है C6H12O6, और ऑक्सीजन जो है लिबरेट हो जाती है। इसके बारे में बात करते हैं अभी, पहले जानते हैं इस रिएक्शन के बारे में। जैसा कि आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट का कौन सा पार्ट? लीव्स, जहाँ पर खाना बनता है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस बहुत कॉमनली पूछा जाता है। तो क्या है? लीव्स, जहाँ पर खाना बनता है। खाना क्या बनता है? पहला ग्लूकोज, और ऑक्सीजन जो है लिबरेट हो जाती है। तो इतना समझ में आया होगा कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑटोट्रॉप्स किन्हें कहते हैं, और फोटोसिंथेसिस की ये रिएक्शन है जो फोटोसिंथेसिस के दौरान होती है, ठीक है। अब ये तो सिंपल हो गया कि ये बनता है ना, लेकिन अब ये बनता कैसे है? क्या क्या इवेंट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस में, वो जानते हैं। चलिए कि क्या इवेंट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस में। अब जानते हैं इवेंट्स के बारे में जो कि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के दौरान होते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वरना एनसीईआरटी में भी ये है कि सबसे पहले क्या होगा? एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। आपको पता है जो क्लोरोफिल है वो क्या, कौन सी साइट होती है? फोटोसिंथेसिस की साइट रहती है जहाँ पर खाना बनता है। तो एनर्जी को कैच कौन करेगा, यानी ट्रैप कौन करेगा? क्लोरोफिल। तो जो क्लोरोफिल होगा वो सनलाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। इतना समझ में आया कि जो क्लोरोफिल होता है वो सनलाइट की एनर्जी को पहले कैप्चर करेगा। कैप्चर करने के बाद कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, यानी वो जो लाइट एनर्जी आई है फिर उसको कन्वर्ट करेगा किसमें? केमिकल एनर्जी में। अब उसकी मदद से होगा क्या? एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय लाइट एनर्जी। और जो लाइट एनर्जी ली है वो केमिकल एनर्जी में चेंज हुई है, और जो केमिकल एनर्जी है उसकी वजह से स्प्लिटिंग होगी किसकी? वाटर मॉलिक्यूल्स की, जिसके द्वारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनेंगे। अब जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बने हैं फिर रिडक्शन होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, जैसा कि हमने अभी जाना था पिछली रिएक्शन में कि कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी होती है खाना बनाने के लिए। तो जब हम खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेगा? प्लांट्स। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड ली है फिर उसका रिडक्शन होगा, ठीक है, हाइड्रोजन के द्वारा। जब हाइड्रोजन के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होगा तो दूसरी साइड क्या बना था? ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो यहाँ भी क्या बनेगा? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या रहता है? ग्लूकोज, ठीक है। लाइक ग्लूकोज बाय यूटिलाइजिंग द केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी कहाँ से आई थी? लाइट एनर्जी से। किससे? सन से। सन से जो लाइट एनर्जी है उससे केमिकल एनर्जी बनी। केमिकल एनर्जी से ब्रेक डाउन हुआ मॉलिक्यूल्स का, उसकी वजह से रिडक्शन हुआ कार्बन डाइऑक्साइड का, और एंड प्रोडक्ट क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट, और ऑक्सीजन लिबरेट हो जाती है। तो ये इवेंट्स फोटोसिंथेसिस में होते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में यानी लीव्स में, क्योंकि लीव्स में फोटोसिंथेसिस होता है। तो सभी इवेंट्स कहाँ पर होते हैं? लीव्स में, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट में फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन फिर से लिखता हूँ, उसके आधार पर पढ़ेंगे क्योंकि सिंपल रहेगा। जितना एग्जाम्पल के तहत पढ़ेंगे उतना आसान रहेगा। जैसे
कार्बन डाइऑक्साइड। और किसका यूज़ करते हैं? वाटर का। सनलाइट कहाँ पर? क्लोरोफिल में। रिएक्शन क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस, ऑब्वियसली पढ़ा है हमने। उसके बाद बनता क्या है? C6H12O6 प्लस 6O2। ठीक है, ये वो रिएक्शन थी फोटोसिंथेसिस की जो अभी हमने पहले डिस्क्राइब की थी। ठीक है, इसके आधार पर जानते हैं कि क्या क्या कंडीशंस जो नेसेसरी होती हैं, यानी नेसेसरी कंडीशंस। किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। कि फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन सी कंडीशंस हैं वो ज़रूरी होती हैं, ये जानते हैं। तो चलिए, जैसे कि आप इस रिएक्शन में देख पा रहे हैं, बहुत ही क्लियरली समझ जाएंगे इस रिएक्शन के द्वारा कि क्या क्या कंडीशंस जो जरूरी होती हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। तो एक लुक देखते हैं इसमें। सबसे पहला क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं अभी। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। अगर कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है तो आई थिंक जरूरी तो फिर ये भी होना चाहिए। तो दूसरा जरूरी कंडीशन क्या है? वाटर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट जरूरी कंडीशंस कौन सी है? तो आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है, पिछली रिएक्शन में मैंने अभी बताया था आपको। क्या है? सनलाइट। बिना सनलाइट के जो है प्लांट्स खाना नहीं बना सकते, यानी बिना लाइट के खाना नहीं बना सकते। नेक्स्ट क्या है? बहुत ही ज़रूरी, जहाँ पर खाना बनता है वो साइड तो रहेगी, क्योंकि ये भी तो ज़रूरी है, और ये सबसे ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं सबसे ज़रूरी है। तो क्या है वो? क्लोरोफिल। चलिए इनके तहत ही जान लेते हैं। जो प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, ठीक है, ये तो हो गई जरूरी कंडीशंस। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल। ठीक है, इनके बारे में भी जान लेते हैं अब। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलती है प्लांट्स को? सोचा है कभी? तो गैसेस के एक्सचेंज के लिए, शायद पहले सुना हो कि गैसेस के एक्सचेंज के लिए एक टिश्यू या सेल्स होती हैं किसके पास? लीव्स के पास या प्लांट्स के पास। क्योंकि प्लांट्स में लीव्स रहती है तो प्लांट्स के पास क्या होगा? स्पेशल सेल्स होंगी। किसके लिए? कंडक्शन के लिए। ठीक है, या फिर गैसेस एक्सचेंज के लिए 9th क्लास में बहुत ही अच्छे से पढ़ चुके हैं हम, डिवीजन ऑफ लेबर, है ना। तो उसके द्वारा हम जानते हैं कि किसी न किसी कार्य को करने के लिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में कुछ स्पेशल टिश्यू होते हैं, पिछली वीडियो में भी डिस्क्राइब किया था, है ना। तो यहाँ पर वो स्पेशल टिश्यू या सेल्स क्या होती हैं? स्टोमेटा, जो कि लीव्स पर प्रेजेंट रहती हैं। ठीक है, अब जो स्टोमेटा रहता है, लीव्स पर प्रेजेंट रहती हैं, ठीक है, उनमें गार्ड सेल्स रहती हैं। क्या रहती हैं? गार्ड सेल्स, जो कि लगभग इस शेप की रहती हैं, बीन शेप की। ठीक है, अब ये जो है, ठीक है, ये स्टोमेटा, ये है गार्ड सेल्स, जो आप साइड आप देख पा रहे हैं। तो ये है गार्ड सेल। गार्ड से ही मतलब पता चल रहा है आपको कि क्या करती है? ये देखभाल करती है इसकी। ठीक है, और ये साइड है स्टोमेटा की, यही होता है स्टोमेटा। तो स्टोमेटा के द्वारा ही जो गैसेज है वो एक्सचेंज होती है कहाँ पर? प्लांट्स में, यानी लीव्स में। जो लीव्स है उस स्टोमेटा के द्वारा गैसेज एक्सचेंज करती हैं। और ये दो प्रकार का रहता है। ठीक है, दो प्रकार का, यानी कंडीशंस होती हैं। जब गैसेज का एक्सचेंज होगा उस समय पर ये ओपन होगा जो स्टोमेटा है, और जिस समय पर गैसेज का एक्सचेंज नहीं होगा तो उस समय पर क्या होगा? ये क्लोज रहेगा, यानी बंद रहेगा। क्लियर? तो कार्बन डाइऑक्साइड का पता चल गया कहाँ से मिलती है, यानी कहाँ से लेते हैं वो? स्टोमेटा के द्वारा। वो मेन चीज़ तो रह गई है क्या, कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है प्लांट्स कहाँ से लेते हैं? अपने सराउंडिंग से, क्योंकि हमारे एयर में कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है तो आई थिंक सभी प्लांट जो है डायरेक्टली यानी किसके द्वारा? स्टोमेटा के द्वारा एयर से ही कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज कर सकते हैं। अब प्लांट्स के लिए एक नोट करने वाली बात यह है कि लीव्स के साथ साथ, किसके? लीव्स, आपको पता है लीव्स में तो स्टोमेटा पाए ही जाते हैं, लेकिन
जो ग्रीन स्टेम होते हैं प्लांट्स के उनमें भी स्टोमेटा प्रेजेंट रहते हैं, यानी जो ग्रीन स्टेम होंगे प्लांट्स के उनमें भी स्टोमेटा पाए जाएंगे। क्लियर। अब मेन चीज़ आती है किसकी, एक्वेटिक की। क्या आपको पता है जो कुछ प्लांट है वो पानी में भी उगते हैं, तो वो कहाँ से लेंगे? आपको पता है, आपने पहले शायद पढ़ा हो कहीं पर कि जो पानी होता है उसमें ऑक्सीजन भी रहती है। अब ऑक्सीजन है तो जब उसमें प्लांट रहेंगे, ठीक है, प्लांट रहेंगे और क्या रहेंगे, एनिमल्स, है ना। प्लांट क्या लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। क्या लेंगे प्लांट, कार्बन डाइऑक्साइड। उससे पहले बात कर लेते हैं एनिमल्स की। एनिमल्स भी कहाँ पर पाए जाते हैं, वाटर में। और एनिमल्स रेस्पिरेशन के दौरान क्या करते हैं, बताया था आपको कि ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। तो जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है यानी पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं वो ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, पानी में जो घुली हुई ऑक्सीजन रहती है। अब जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन है उसको लेते हैं एनर्जी कंडक्शन के लिए, सॉरी एनर्जी ऑब्टेनिंग के लिए, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पर रिलीज करेंगे। अब ऐसा तो है नहीं वो पानी से बाहर आएंगे बार बार कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने के लिए, तो रिलीज कहाँ पर करते हैं, पानी के अंदर, तो पानी में डिजोल्व हो जाती है। तो जो डिजोल्व कार्बन डाइऑक्साइड होती है वाटर में, उसी का इनहेल कौन करता है, प्लांट्स। तो जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं, डिजोल्व फॉर्म में, जो कि वाटर में ऑलरेडी प्रेजेंट रहती है। कब, जब वो रेस्पिरेशन करते हैं एनिमल्स। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम वाटर की। तो आपको पता है, आपने एक प्लांट का एक पार्ट सुना होगा जिसका नाम है रूट, बहुत अच्छे से सुना होगा रूट। अब रूट करता क्या है, क्या करता है रूट, हमने अभी तक जो पता किया है या जब हमें पता है अभी तक, जो जितना हम जानते हैं उसके आधार पर कह सकते हैं कि जो वाटर है वो कौन एब्जॉर्ब करता है, रूट्स। किसके द्वारा, रूट हेयर्स के द्वारा। रूट हेयर्स के द्वारा जो रूट है, ठीक है, वो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। किस प्रोसेस के द्वारा, एक प्रोसेस आपने पढ़ी होगी ओस्मोसिस। उसमें क्या होता है कि कोई सब्सटेंस है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाता है। तो आपको पता है मिट्टी में पानी की मात्रा भरपूर होती है लेकिन प्लांट के अंदर कम रहती है। तो मिट्टी में क्या हुआ, हाई कंसंट्रेशन, और रूट्स में लो कंसंट्रेशन। तो ओस्मोसिस क्या कहता है हमारा, हाई कंसंट्रेशन, यानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में कोई भी सब्सटेंस का फ्लो होना, वो क्या कहलाता है, ओस्मोसिस। तो प्रोसेस क्या कहलाई जाएगी, ओस्मोसिस। तो ये किसके लिए हो गया, वाटर के लिए। ठीक है, अब पानी तो रूट्स ने ले लिया और पानी की जरूरत कहाँ है, लीव्स को। तो उसके लिए हमने रेस्पिरेशन में जो पिछली एक वीडियो बनाई थी उसमें बताया था कि दो टिश्यू होते हैं, फाइलम और जाइलम। क्या करते हैं, कंडक्शन, किसका, वाटर मॉलिक्यूल्स का और फूड मॉलिक्यूल्स का। तो यहाँ पर जो कार्य करता है वो टिश्यू करता है जाइलम। जाइलम क्या करता है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है रूट से लीव्स तक। ठीक है, और किस तरह करता है वो आगे की वीडियोस में आ जाएगा। आपको अभी बस ये पता करना है किसके द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा। एब्जॉर्ब कौन करता है, रूट। ठीक है, किस प्रोसेस के द्वारा, ओस्मोसिस के द्वारा। और साथ में मिनरल्स का भी क्या होता है, एब्जॉर्प्शन किसके द्वारा, रूट्स के ही द्वारा होता है। ठीक है, क्योंकि प्लांट्स को भी किसकी जरूरत होती है, मिनरल्स की। क्योंकि आपको पता है जो मिट्टी है वो सिर्फ एक ही पार्टिकल्स की तो नहीं बनी है, डिफरेंट पार्टिकल्स की बनी है। अगर मिट्टी डिफरेंट पार्टिकल्स की बनी है तो डिफरेंट पार्टिकल्स उसमें प्रेजेंट रहते हैं। तो जो डिफरेंट एलिमेंट, पार्टिकल्स यानी एलिमेंट, अब एलिमेंट किसके लिए जरूरी होते हैं, प्लांट्स के लिए। क्यों, ताकि उसकी ग्रोथ डेवलपमेंट हो सके या रिपेयरिंग हो सके। तो उसके लिए जो मिनरल्स होते हैं वो भी किसके द्वारा एब्जॉर्ब होंगे, रूट के द्वारा। क्लियर। नेक्स्ट, सनलाइट बहुत अच्छा सोर्स है, सभी रोज देखते हैं। ठीक है, विटामिन डी का भी सोर्स है क्या, सन। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट कंडीशन है क्लोरोफिल। जैसा कि आपको पता है जो क्लोरोफिल है वो एक पिगमेंट रहता है, किसका, क्लोरोप्लास्ट का। अब क्लोरोफिल क्या करता है, मदद करता है क्या करने में, प्लांट्स को ग्रीन कलर देने में, यानी लीव्स को ग्रीन कलर देने में मदद कौन करता है, क्लोरोफिल। ठीक है, और जो क्लोरोफिल है वही मेन साइट होती है फोटोसिंथेसिस की। और किसका पिगमेंट रहता है, क्लोरोप्लास्ट का। ठीक है, क्लियर। तो इसके बाद जो आता है, जो कि मैंने पहले भी डिस्क्राइब किया है कि मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो मेन साइट क्या होगी,
लीव्स, लीव्स में भी क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट का कौन सा पार्ट, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल जो होगा वो मेन साइट होगी किसकी, फोटोसिंथेसिस की। क्लियर। नेक्स्ट जानते हैं हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में। अब हेटरोट्रोपिक के बारे में भी हमने जाना था कि वो एनिमल्स जो कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं, यानी वो ऑर्गेनिज्म जो कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। ठीक है, न्यूट्रिशन यानी एनर्जी के लिए, जाहिर सी बात है। जो अपनी एनर्जी ऑब्टेनिंग के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हेटरोट्रोपिक। अब हेटरोट्रोपिक भी 3 प्रकार का है जो आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। कौन कौन सा, सेप्रोट्रोपिक, पैरासाइटिक और होलोजोइक। चलिए जानते हैं क्या होता है, क्या किस बेसिस पर इनको नाम दिया गया है। अब जो सेप्रोफाइटिक होते हैं, ठीक है, सेप्रो का मीन्स होता है रोटन, रोटन यानी गली सड़ी चीज। ठीक है, तो वो ऑर्गेनिज्म जो कि रोटन यानी सड़ी गली वस्तुओं से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है, उनसे एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, तो वो न्यूट्रिशन क्या कहलाता है, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। और जो ऑर्गेनिज्म सड़ी गली चीज़ों को खाते हैं वो कहलाते हैं सेप्रोफाइट्स। ठीक है, क्लियर। चलिए एक एग्जांपल के तहत समझते हैं। आपने देखा होगा जो रोटी होती है सभी खाते हैं, लेकिन जो रोटी होती है जब उसे आप कुछ समय के लिए रख देते हैं तो आपको ग्रीन ग्रीन कलर का कुछ दिखाई देता है उस पर। ठीक है, फंजाई वगैरह कहते हैं कॉमनली, फंजाई एल्गी वगैरह। तो जब फंजाई रहती है यानी फफूंद हिंदी में कहते हैं उसको, वो रोटी पर जब रोटी को मैं ऐसे ही रख देते हैं उस पर हल्का सा मॉइस्चर आ जाता है, तो मॉइस्चर आने पर वहाँ पर फंगस जो ग्रो कर जाती है, और वही जो फंगस है ग्रो करती है, फंगस कैसा रहता है, सेप्रोफाइटिक। ठीक है, जो कि गली सड़ी चीज़ों से अपना न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। एक और एग्जांपल समझते हैं कि एक केले का छिलका है, वो आपके घर में ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो एक दिन आपने देखा उसका कलर कैसा है, येलो। कुछ समय बाद देखेंगे तो उस पर ब्लैक ब्लैक डॉट हो जाएंगे, और एक समय ऐसा आ जाता है कि वो पूरा ब्लैक हो जाता है। ठीक है, और एक समय ऐसा हो जाता है कि जो ब्लैक हुआ था वो भी बचता ही नहीं है। कारण ये ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर ये वाला न्यूट्रिशन पाया जाता है। कौन सा, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिज्म क्या कहलाते हैं, सेप्रोफाइट्स। वो क्या करते हैं, किसी भी रोटन चीज पर उग जाते हैं, ग्रो करते हैं, और ग्रो करके उस चीज को, उससे न्यूट्रिशन लेते हैं, उस चीज को नष्ट कर देते हैं, उससे न्यूट्रिशन लेते हैं जिससे उनको एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो इस तरह का जो न्यूट्रिशन है वो कहलाता है सेप्रोफाइटिक, जो कि मरी हुई चीजों से, जैसे प्लांट का पार्ट है टूटकर जमीन में गिर गया, ठीक है, वो सड़ गल जाता है, लीव्स हैं। ठीक है, और एग्जांपल्स मैंने बताए हैं अभी। चलिए अब जानते हैं पैरासाइटिक क्या होते हैं। ठीक है, ये किससे लेते हैं, डेड डिकेइंग मैटर से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। लेकिन अगर वहीं बात करें पैरासाइटिक की, तो जो पैरासाइटिक होते हैं वो किससे लेते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से। लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी जो जीवित ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हीं से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक है, फायदा तो कुछ नहीं देते उन्हें, लेकिन उनसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। बहुत कॉमनली एग्जांपल अगर बताऊं, ठीक है, तो एक है कसकूटा यानी अमर बेल के नाम से हम जानते हैं। प्लांट के चारों तरफ एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहता है जो पूरे प्लांट पर ग्रो कर जाता है। ग्रो करने के बाद उससे न्यूट्रिशन लेता है और एक समय ऐसा आता है उसको मार देता है। ठीक है, तो जो कसकूटा रहता है नहीं, अमर बेल जो रहती है वो भी क्या रहती है, पैरासाइटिक। आई थिंक मॉस्किटो भी आपने देखे होंगे, क्या करते हैं, आपके खून को स्वेलअप करते हैं, चूसते हैं। ठीक है, तो जो मच्छर होते हैं उनमें भी कैसा न्यूट्रिशन रहता है, वो भी कैसा न्यूट्रिशन के द्वारा अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, पैरासाइटिक के द्वारा। अब आपके सिर में जू पाई जाती हैं, ठीक है, तो वो भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन ले रही हैं, तो वो भी कैसे होते हैं, पैरासाइटिक। ठीक है, अब बात करते हैं होलोजोइक की। ठीक है, ये तो आपने शायद पढ़ा हो, लेकिन अब होलोजोइक क्या होता है, अगर नहीं पढ़ा है
तो देख लीजिए, अगर पढ़ा हुआ है तब भी देख लीजिए और क्लियर कर लेते हैं। तो अभी तक जो ये थे, ठीक है, ये डेड डिकेइंग को और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना खाना लेते हैं, लेकिन कैसी फॉर्म होती है वो? सोल्यूबल। अब होलोजोइक का मतलब ही होता है फीडिंग ऑन सॉलिड, यानी वो ऑर्गेनिजम्स जो कि सॉलिड वस्तुओं को खाते हैं उनके अंदर कैसा न्यूट्रिशन रहता है? होलोजोइक। ठीक है, अब खाते कैसे? ठीक है, अब जो होलोजोइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे? पहले एक प्रोसेस के द्वारा खाना इनहेल करते हैं जिसे कहते हैं हम इंजेशन। ठीक है, अब जो इंजेस्टेड फूड है वो डाइजेस्ट होता है और डाइजेस्ट होने के बाद उसका एब्जॉर्प्शन होता है। तो पूरी प्रोसेस रहती है जो किस में आती है? होलोजोइक न्यूट्रिशन में। अब आती क्यों है ये? क्योंकि यहाँ पर जो सॉलिड फूड हम खाते हैं वो कैसा रहता है? कॉम्प्लेक्स फूड। अब ये जो कॉम्प्लेक्स फूड है, तो कॉम्प्लेक्स तो हमारी बॉडी यूज नहीं कर सकती, तो इस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ने के लिए, ठीक है, कुछ प्रोसेसेस जरूरी होती हैं। उन्हीं प्रोसेस को, वही प्रोसेस किस में आती है? होलोजोइक न्यूट्रिशन में। ठीक है, तो और पढ़ते हैं अब न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में। नेक्स्ट जो मैंने बताया था न्यूट्रिशन इन एनिमल। यानी जो एनिमल्स में न्यूट्रिशन होता है। आपको पता है जो एनिमल्स होते हैं वो दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए। ठीक है, तो उनके फीडिंग हैबिट के आधार पर जो एनिमल्स होते हैं उनको कैटेगराइज किया गया है, यानी बांटा गया है। ठीक है, किस तरह से वो अपना खाना लेते हैं, तो उनको जो है कुछ आधार पर बांटा गया है 3 पार्ट्स में, जो कि आपने बहुत ही अच्छे से पढ़े होंगे। हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, और कौन से होते हैं? ओमनीवोर्स। चलिए जानते हैं अब कि हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस क्या होते हैं, कौन से एनिमल्स होते हैं, किस आधार पर इनको कैटेगराइज किया गया है। हर्बीवोरस यानी प्लांट ईटिंग वो ऑर्गेनिजम्स जो कि क्या फीड करते हैं? प्लांट्स को, यानी घास फूस खाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हर्बीवोर्स। कार्निवोर्स कौन से होंगे? कार्निवोर्स होते हैं जो कि फ्लैश ईटिंग, फ्लैश ईटिंग यानी मांस खाने वाले, ठीक है, वो कहलाते हैं कार्निवोर्स। अब नेक्स्ट आते हैं ओमनीवोर्स, जो कि दोनों को खाते हैं, यानी प्लांट भी खाते हैं और फ्लैश भी खाते हैं, यानी मांस भी खाते हैं। तो वो किस में आते हैं? ओमनीवोर्स में। ठीक है, तो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स यानी बेशक हर्बीवोरस हो, कार्निवोरस हो या फिर ओमनीवोरस हो, ये तीनों ही या तो डायरेक्टली डिपेंड होते हैं या फिर इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं प्लांट्स पर अपने न्यूट्रिशन के लिए। कैसे? उसको एक सिंपल सी चेन के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूं। सन क्या करता है? सनलाइट क्या रहती है? एक प्रकार की एनर्जी। इस एनर्जी कौन लेता है? प्लांट्स। और जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स को कौन खाते हैं? हर्बीवोरस। ठीक है, तो हर्बीवोरस प्लांट्स को खाएंगे और हर्बीवोरस को कौन खाता है? कार्निवोरस। क्योंकि कार्निवोरस क्या खाते हैं? कार्निवोरस मांस खाते हैं, किसका? हर्बीवोरस का। अब ये जब कार्निवोरस एनिमल्स जो रहते हैं वो हर्बीवोरस का मांस खाते हैं, हर्बीवोरस क्या खाते हैं? प्लांट। ठीक है, इसने इसको खाया, इसने इसको खाया, तो डायरेक्टली तो प्लांट को गोट ने खाया, लेकिन इनडायरेक्टली किसने खाया? लोयन ने। क्यों? क्योंकि प्लांट को खाया था गोट ने, गोट को कौन खाएगा? लोयन। ठीक है, तो क्योंकि जो एनर्जी प्लांट से गोट में गई है, तो जो गोट में जो एनर्जी गई है वो एनर्जी किस में चली जाएगी, किस में ट्रांसफर होगी? लोयन में।
तो हम कह सकते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं, बेशक वो हर्बीवोरस है, कार्निवोरस है या फिर ओमनीवोरस है। अब ये एनिमल्स जो रहते हैं तो डायरेक्टली डिपेंड होंगे या फिर इनडायरेक्टली डिपेंड होंगे किस पर? प्लांट्स पर। ठीक है, अब मैंने बताया था प्लांट्स को और मांस को दो खाते, यानी प्लांट्स को और मांस को एक एनिमल्स खाते हैं, कुछ एनिमल्स जिनका क्या कहते हैं, ओमनीवोरस। तो सबसे अच्छा एग्जांपल किसका लें? खुश हो रहे हो? प्लांट भी खाते हैं, मांस तो खाते हैं ना। चलिए आ जाते हैं इसी पर। तो मेंस किस में आते हैं? ओमनीवोरस में। तो इस छोटे से डायग्राम के द्वारा हम पूरा ये समझ सकते हैं कार्निवोरस, हर्बीवोरस और ओमनीवोरस कैसे। सिंपल सी बात है, सभी को किसकी जरूरत होती है? एनर्जी की। एनर्जी किससे मिलती है? खाने से। खाना किससे मिलता है? प्लांट से। प्लांट्स को एनर्जी कहाँ से मिलेगी? सन से। और नेसेसरी कंडीशंस बताई थी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल। ये जरूरी होते हैं किसके लिए? प्लांट्स के लिए। क्यों? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए, एनर्जी लेने के लिए। तो हम न्यूट्रिशन की एक और डेफिनेशन यहाँ से दे सकते हैं क्या? कि द टेकिंग ऑफ फूड। फूड तो लेंगे, खाएंगे, लेकिन जो फूड खाएंगे किसके लिए? एनर्जी जनरेशन के लिए। तो मोस्टली फूड खाते ही क्यों? एनर्जी जनरेशन के लिए। अब एनर्जी क्यों जरूरी होती है? रिपेयरिंग के लिए, रिपेयरिंग, ग्रोथ, डेवलपमेंट, ठीक है, या टिश्यूज और सेल बनाने के लिए। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? पूरे न्यूट्रिशन, जिसमें हम एनर्जी लेते हैं और अपनी बॉडी की ग्रोथ को बनाए रखते हैं, मेंटेन करे रखते हैं, तो वही क्या कहलाता है? पूरा न्यूट्रिशन। ठीक है, अब सिंपल ऑर्गेनिज्म है कुछ, ठीक है, उनमें न्यूट्रिशन पढ़ते हैं। तो ये आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, है ना, कि क्या होता है कार्निवोरस, हर्बीवोरस, ओमनीवोरस। और एग्जांपल तो बहुत अच्छा दिया था अभी मैंने का खुद का, क्योंकि हम मांस भी खाते हैं और गेहूँ, रोटी वगैरह तो रोज़ खाते रहते हैं, सब्जी वगैरह, तो वो तो प्लांट के पार्ट हो गए। और प्लांट के अलावा हम एनिमल्स को भी नहीं छोड़ते हैं, जैसा कि आप जानते ही हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जो कि डिफरेंट स्टेप्स होते हैं किसमें? न्यूट्रिशन की प्रोसेस जो कि एनिमल्स में होती है, उसमें कुछ डिफरेंट स्टेप होते हैं। ठीक है, वो जान लेते हैं। सबसे पहले पहला क्या होता है? इंजेशन, दूसरा डाइजेशन, नेक्स्ट एब्जॉर्प्शन, नेक्स्ट एसिमिलेशन एंड लास्ट वन इज इजेक्शन। तो जानते हैं ये प्रोसेस यानी डिफरेंट स्टेप्स क्या क्या होते हैं। तो इंजेक्शन के बारे में जानते हैं सबसे पहले कि इंजेक्शन क्या होता है। ठीक है, यानी टेकिंग ऑफ फूड, जो खाना हम खाते हैं वो प्रोसेस कहलाती है इंजेक्शन। ठीक है, हम खाना खाते हैं माउथ के द्वारा, अदर एनिमल्स हैं, ठीक है, यूज़ करते हैं डिफरेंट पार्ट्स खाना खाने के लिए। तो जो खाना खाने का प्रोसेस है वो कहलाता है इंजेक्शन। अब खाना खाया है तो जाहिर सी बात है, आप मोस्ट कॉमनली कहते हो कि खाना पच गया अपने या नहीं पचा या कोई प्रॉब्लम हो गई है। तो जो डाइजेस्टेड यानी इंजेस्टेड फूड है, जो खाना खाया गया है, अब उसका क्या होगा? डाइजेशन, वो खाना पचेगा। अब खाना खा भी लिया, खाना पच भी गया, वो खाना पच गया तो उसमें मिनरल्स एब्जॉर्ब होंगे, और मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन के लिए एक प्रोसेस है जो कहलाती है एब्जॉर्प्शन। अब तीनों ही प्रक्रिया हो गई, खाना खा भी लिया, डाइजेस्ट भी हो गया और साथ में उससे न्यूट्रिशन भी मिल गया। ठीक है, अब जो एनर्जी मॉलिक्यूल्स हमें मिले हैं, एनर्जी मॉलिक्यूल्स यानी जो मिनरल्स हमें मिले हैं, और जो मिनरल्स मिले हैं हमें उनका एसिमिलेशन होगा। एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है? हमारे शरीर में उसका यूज़ होगा। जो मिनरल्स हमें खाने से मिले हैं उस मॉलिक्यूल्स का, उन मॉलिक्यूल्स का हमारे शरीर के अंदर यूज़ होगा डिफरेंट एक्टिविटीज़ में, जैसे रिपेयरिंग में, ग्रोथ डेवलपमेंट में, ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स में, ठीक है, अन्य कार्य में यूज़ करते हैं। तो वो प्रोसेस कहलाती है एसिमिलेशन। अब एक पार्ट ऐसा भी होता है, कैसा कि एक पार्ट खाने का ऐसा भी होता है जो पच नहीं पाता, यानी अनडाइजेस्टेड, यानी अनडाइजेस्टेड रह जाता है। तो जो अनडाइजेस्टेड फूड है
वो एक इस लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है रेक्टम, उसमें जाके स्टोर्ड हो जाता है, उसके बाद उसको एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। ठीक है। और तो जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको अपने शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया ही कहलाती है इजेक्शन। ठीक है। यानी जो वेस्ट मटेरियल है, पहली वीडियो में अच्छे से बताया था, वही बारात वाला एग्जांपल कि गिलास अपने साथ नहीं लेकर आ सकते, नहीं उसको फेंक सकते, नहीं बार बार उसमें आप कुछ ले सकते हो, यही करते हो। ठीक है। तो वही जो वेस्ट होता है उसी वेस्ट को क्या करते हैं, शरीर से बाहर निकालते हैं। तो शरीर से बाहर निकालने की जो प्रोसेस है खराब पदार्थ की, वही क्या कहलाती है, इजेक्शन। क्लियर। अब पढ़ते हैं सिंपलर एनिमल्स होते हैं, यानी सिंपल एनिमल्स में न्यूट्रिशन की प्रोसेस। ठीक है। सिंपल एनिमल ओबियसली आपके जुबान पर एक नाम आएगा सबसे पहले, अमीबा। ठीक है। तो अमीबा के बारे में पढ़ते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड में भी आता है, जरूर आता है। ठीक है। पिछले कुछ सालों से आया है, न्यूट्रिशन इन अमीबा, डिफाइन न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो अमीबा में न्यूट्रिशन की प्रोसेस देखते हैं कैसे होती है, वही प्रोसेस ये भी फॉलो करेंगे, डिफरेंट स्टेप अमीबा भी। ठीक है। तो डायग्राम के द्वारा समझते हैं। अब एक सिंपल ऑर्गेनिज्म जिसका नाम है अमीबा, उसमें न्यूट्रिशन देखते हैं। प्रोसेस मैंने बताई थी अभी, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेक्शन, इसमें भी होती हैं। जानते हैं कैसे। अब जो अमीबा होता है वो इरेगुलर शेप का होता है, कोई वो सेल की शेप नहीं होती, इसमें सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होता है। ठीक है। एक ही सेल का रहता है। अभी जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है अमीबा, उसमें किस प्रकार से होता है, उसमें रहता है सूडोपोडिया। सूडोपोडिया यानी फॉल्स फीट। सूडो का मीन्स होता है फॉल्स और पोडिया का मीन्स होता है फीट। अब ये जो फॉल्स फीट होते हैं इसके अमीबा के, ये जो फूड पार्टिकल्स होता है उनको घेर लेता है, कौन, सूडोपोडिया। अब इस तरह से जैसे ही उसको घेरता है तो सेल के अंदर वो एंटर कर लेता है। वो प्रोसेस क्या कहलाएगी, इंजेशन, खाना खाने की प्रोसेस। ठीक है। ये रहता है न्यूक्लियस जो कि कंट्रोल करने कार्य करता है। उसके बाद अब जो डाइजेस्टेड फूड यानी जो इंजेस्टेड फूड है उस पर एंजाइम्स कार्य करेंगे। ठीक है। एक वोक्यूल आ जाएगा, फूड वोक्यूल जो रहता है उसके अंदर एंजाइम्स एंटर करेंगे। अब एंजाइम्स क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एंजाइम्स जो रहते हैं वो केमिकल सब्सटेंस रहते हैं जो कि फूड मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करने में मदद करते हैं। क्लियर। यानी जो एंजाइम्स होते हैं वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं। अब जो केमिकल सब्सटेंस है वो ही मदद करते हैं ब्रेक डाउन करने में फूड मॉलिक्यूल्स को, यानी जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है उसको सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ देते हैं, कौन, एंजाइम्स। तो ये प्रोसेस कहलाती है डाइजेशन। ठीक है। उसके बाद अब जो खाना तो पचा लिया, अब क्या होना है, उसका जो मिनरल्स उसमें है वो उनको एब्जॉर्ब करना होगा। अब एब्जॉर्प्शन वो प्रोसेस कहलाती है एब्जॉर्ब करने की प्रोसेस। ठीक है। फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करने की जो प्रोसेस है वो कहलाती है एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन भी हो गया, उसके बाद कौन सी प्रोसेस बताई थी, एसिमिलेशन। इसमें क्या होगा, कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसकी सेल की ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगा। तो यहाँ पर एसिमिलेशन में क्या करेगा, जो अमीबा है वो ग्रो करेगा। ठीक है। अब जो अमीबा ग्रो करेगा उसके बाद बताया था लास्ट में कि कुछ ना कुछ अनडाइजेस्टेड फूड भी रह जाएगा उसमें। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको अमीबा की सेल से बाहर निकाल दिया जाएगा, और जो बाहर निकाला जाएगा वो प्रोसेस कहलाएगी इजेक्शन। क्लियर। तो इस पूरे डायग्राम्स का, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अच्छे से समझने के लिए, वरना आपकी बुक में मिल जाएगा। अगर वहाँ पर नहीं मिलता तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। क्लियर। अब नेक्स्ट हमें पढ़ना है कॉम्प्लेक्स में। अभी तो हमने सिंपल में पढ़ा था, सिंपल एनिमल्स में न्यूट्रिशन की प्रोसेस। ठीक है। अब पढ़ना है हमें किसमें, कॉम्प्लेक्स में। कॉम्प्लेक्स में पहले जानते हैं जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, ग्रासहोपर, फिश, फ्रॉग, इन सभी में क्या होता है, खाने के डाइजेशन के लिए और एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है, कॉम्बिनेशन में ऑर्गन्स होते हैं। कॉम्बिनेशन क्या रहता है, जो एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। तो कॉम्बिनेशन में ऑर्गन्स होते हैं जिसके द्वारा पूरी प्रोसेस जो है कंप्लीट हो पाती है। कौन कौन सी, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेक्शन। ठीक है। ह्यूमन बींग्स में, जो ह्यूमन बींग होते हैं उसमें एक ट्यूब रहती है जो स्टार्ट होती है माउथ से, एंड होती है एनस पर। अब ये जो ट्यूब होती है, ठीक है, इसी में ही एब्जॉर्प्शन भी होगा, डाइजेशन भी होगा। ठीक है। अच्छा, सभी प्रोसेस इसमें होती हैं। ठीक है। और ये जो ट्यूब है उसका एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है जो है एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है। जिसका डायग्राम आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एलिमेंट्री कैनाल्स इन ह्यूमन
बीइंग। क्लियर? अब जानते हैं न्यूट्रिशन प्रोसेस के बारे में जो कि ह्यूमन बीइंग्स में होती है। ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स की न्यूट्रिशन प्रोसेस के बारे में जानते हैं। अभी हमने सिंगल सेल एनिमल्स में न्यूट्रिशन का प्रोसेस पढ़ा, अब हमें पढ़ना है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। चलिए, अब जो ह्यूमन बीइंग है, जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको कि एक ट्यूब होती है। ठीक है, ट्यूब्स में क्या होते हैं? ऑर्गन्स। तो ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं मैं लाइन वाइज लिख रहा हूँ, यानी जो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर ऑर्गन्स होते हैं उनका सिक्वेंस में लिख रहा हूँ मैं। ऑर्गन्स जो होते हैं किसमें? न्यूट्रिशन की प्रोसेस में। तो सबसे पहले माउथ, जिसको आप बक्कल कैविटी भी बोलते हो। उसके बाद रहता है ओसोफेगस। ओसोफेगस यानी फूड पाइप। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो रहता है स्टोमच। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। और जो लास्ट पार्ट है वो रहता है लार्ज इंटेस्टाइन। अब कुछ जो है ग्लैंड्स भी एसोसिएटेड रहती हैं इनसे, यानी जुड़ी हुई रहती हैं। तो ग्लैंड्स कौन कौन सी होती हैं? एक है सलाइवरी ग्लैंड, और लीवर जो कि आपकी शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड होती है, एंड पैनक्रियाज। अब ये ग्लैंड्स एसोसिएटेड रहती हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से, यानी एलिमेंट्री कैनाल से। चलिए जानते हैं इनके बारे में थोड़ा सा, ऑर्गन्स के बारे में। माउथ वाला पार्ट आप अच्छे से जानते हो, जहाँ से हम खाना खाते हैं। खाना खाते हैं तो उसको एक पाइप होता है जो कि कंडक्ट करता है, ठीक है, और लेकर जाता है कहाँ तक? स्टोमच तक। वो पाइप कहलाता है ओसोफेगस या फिर फूड पाइप। उसके बाद खाना कहाँ पर पहुँचता है? स्टोमच में। ठीक है, कहते हैं ना पेट में चूहे कूद रहे हैं, खाना दो, तो खाना कहाँ पर जाएगा? स्टोमच में। उसके बाद कहाँ पर जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, देन लार्ज इंटेस्टाइन में। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन रहती है उसकी रेडियस थोड़ी कम रहती है, और लार्ज इंटेस्टाइन की रेडियस जो है वो ज़्यादा रहती है। और जो ग्लैंड्स होती हैं, पोजीशन देख लेते हैं इनकी। सलाइवरी ग्लैंड जो कि आपके माउथ में ही पाई जाती है, ठीक है, जबड़े में, जॉ में। उसके बाद लीवर, ठीक है, आपके ये डायफ्राम के नीचे पाई जाती है। और पैनक्रियाज जो रहती है, ठीक है, वो पेट के नीचे वाले भाग से भी हल्के अटैच रहती है। ठीक है, चलिए अब इनके बारे में कुछ जान लेते हैं, जो ऑर्गन्स हैं। ठीक है, वही प्रोसेस होंगी कौन कौन सी? पहली कौन सी प्रोसेस थी? इंजेशन। उसके बाद डाइजेशन। उसके बाद एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट एसिमिलेशन। और लास्ट पार्ट कौन सा आता है? इजेक्शन। अब ये डिफरेंट प्रोसेस होती हैं किसी भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जिनमें होलोजिक न्यूट्रिशन पाया जाता है। ठीक है, इनके बारे में मैंने पहले डिस्क्राइब किया था, तो ज़्यादा डिस्क्राइब करने की ज़रूरत है नहीं। क्यों? क्योंकि पहले मैंने बताया था जो इंजेक्शन वाला प्रोसेस रहता है वो क्या कहलाता है? खाना जो खाते हैं हम, ठीक है, किसके द्वारा? बक्कल कैविटी के द्वारा। ठीक है, उसके बाद डाइजेशन का प्रोसेस कौन सा रहता है? जिसमें एंजाइम्स यूज़ होते हैं, खाने का पाचन होता है। ठीक है, खाना पचता है हमारे पेट में। उसके बाद एब्जॉर्प्शन, यानी जो पचा हुआ खाना है उससे मिनरल्स का एब्जॉर्ब होना। देन एसिमिलेशन। ठीक है, एसिमिलेशन में क्या होता है? जो खाना खाया हमने उसका हमारे शरीर में यूज़ होना, बॉडी पार्ट रिपेयरिंग के लिए, सेल्स डैमेज जो हो जाते हैं उनके रिपेयरिंग के लिए, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, और सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए। और इजेक्शन। ठीक है, इजेक्शन क्या रहता है? जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको शरीर से बाहर निकालना, ये प्रोसेस थे। चलिए अब इन्हें सीक्वेंस में पढ़ते हैं, जोड़ते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से। ठीक है, अब जो इंजेक्शन की प्रोसेस है ह्यूमन बीइंग्स में कहाँ से स्टार्ट होती है? माउथ से, यानी बक्कल कैविटी से। खाना कहाँ से खाते हो आप? मुंह से ही तो खाते हैं आई थिंक। ठीक है, तो जो माउथ वाला पार्ट रहता है उसमें एक टंग रहती है, खाने को लिब्रिकेशन प्रोवाइड करती है मस्टिकेशन के लिए। और सबसे मेन जो पार्ट होता है माउथ का, ठीक है, जो खाने को चबाने का कार्य करता है वो रहता है टीथ। ठीक है, तो इतना पार्ट रहता है ये किसमें? माउथ में, बक्कल कैविटी में, जिसके द्वारा जो खाना है हम
उसको क्या करते हैं, हम चबाते हैं। ठीक है, चबाने के बाद जो खाना है कहाँ पर जाता है, ओसोफेगस में। नेक्स्ट प्रोसेस आती है फिर डाइजेशन। अगर मैं बात करूँ डाइजेशन प्रोसेस की, तो डाइजेशन प्रोसेस शुरुआत कहाँ से होती है? तो डाइजेशन की प्रोसेस आप कहोगे पेट से स्टार्ट होती है, हैं? ये तो कहोगे, जिसको नहीं पता है। लेकिन जिनको पता है तो मैं फिर बता देता हूँ कि डाइजेशन जो प्रोसेस जो है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, हमारी माउथ से ही स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, माउथ जो रहता है हमारा, जो मुंह है हमारा, माउथ में ही जो कार्बोहाइड्रेट बताया था मैंने, ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है वहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड जो है, ये सलाइवरी ग्लैंड से रिलीज होने वाला एंजाइम है सलाइवरी एमाइलेज। ठीक है, जो सलाइवरी एमाइलेज है ग्लैंड के थ्रू निकलता है और कार्बोहाइड्रेट को सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ देता है। सिंपल सब्सटेंस कहलाता है उसका ग्लूकोज। नेक्स्ट उसके बाद खाना पहुंचता है ओसोफेगस के द्वारा स्टोमच में। वहाँ पर मेन डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। ठीक है, वहाँ पर जो है गैस्ट्रिक जूस निकलते हैं, या डाइजेस्टिव जूस कहें हम उन्हें। तो जो गैस्ट्रिक जूस है उसमें 3 एंजाइम्स आते हैं। ठीक है, इसमें जो एंजाइम आता है वो आता है सलाइवरी एमाइलेज। इसमें कॉम्बिनेशन कहलाते हैं वो गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में जो आते हैं एंजाइम्स वो रहते हैं HCl, म्यूकस और पेप्सिन। ठीक है, अब ये तीनों एंजाइम्स हमारे पेट में रिलीज होते हैं, गैस्ट्रिक जूस नाम दिया गया है तीनों को कॉम्बिनेशन में। चलिए बता देता हूँ उनके बारे में थोड़ा सा। अब जो HCl वाला पार्ट रहेगा, ठीक है, जैसे हम खाना खाते हैं, हमने खाना तो खा लिया, और जैसे ही खाना हमारे पेट में पहुंचता है तो वहाँ पर डायरेक्टली क्या रिलीज होता है, HCl। ठीक है, अब HCl करता क्या है ये भी जान लेते हैं। जो HCl होता है वो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है खाने को। एसिडिक मीडियम क्यों प्रोवाइड करता है? क्योंकि इसमें एक एंजाइम हो रहा है पेप्सिन, जो कि इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, जो कहलाता है पेप्सिनोजन। अब जब ये इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा, उसको एक्टिव फॉर्म में लाने के लिए भी HCl ही रिलीज होता है। अगर HCl रिलीज नहीं होगा तो पेप्सिन जो है कार्य नहीं कर पाएगा। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो इस कंडीशन में क्या होगा, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम आती है। ठीक है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम, एसिडिटी वगैरह जो आप कहते हो कि एसिडिटी हो गई है, तो उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है कि HCl रिलीज नहीं हुआ है। अगर HCl रिलीज नहीं होगा तो पेप्सिन एंजाइम जो है पेप्सिनोजन, ठीक है, वो एंजाइम एक्टिव नहीं होगा। अगर वो एक्टिव नहीं होगा तो डाइजेशन की प्रोसेस नहीं होगी। डाइजेशन की प्रोसेस नहीं होगी तो हमारे पेट में, ठीक है, इंडाइजेशन हो जाता है। इंडाइजेशन होगा तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है कुछ भी नहीं डाइजेस्ट कर पाता और ना ही एब्जॉर्ब कर पाता है। इस कंडीशन में हम बीमार भी हो जाते हैं। ठीक है, इन दोनों कार्य हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट है म्यूकस। अब म्यूकस का क्या कार्य होता है? जो म्यूकस रहता है वो HCl के प्रभाव को रोकता है। ठीक है, HCl के प्रभाव को रोकता है। अगर HCl ज़्यादा मात्रा में निकल जाता है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए म्यूकस जो रिलीज होता है, न्यूट्रलाइजेशन यानी उसका असर को रोकने के लिए, यानी उसके इफेक्ट को कम करने के लिए म्यूकस रिलीज होता है। ठीक है, तो तीनों का जो कार्य है वो आई थिंक आसानी से समझ में आ गया होगा। क्लियर? HCl एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। पेप्सिन का कार्य अभी तो बस ये पढ़ा था कि एक्टिव और इनएक्टिव। कार्य क्या होता है? आपने खाना जो सुना, ठीक है, जो खाना हम खाते हैं उसमें एक नाम सुना होगा प्रोटीन का। ठीक है, अब जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन को तोड़ने का कार्य कौन करता है? पेप्सिन। ठीक है, तो पूरा डिटेल स्टडी पढ़ते हैं एंजाइम्स की, जो कि हमारे अंदर यानी हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में कार्य करते हैं। ठीक है, तो उन एंजाइम्स के तरफ भी एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से एंजाइम्स हमारे अंदर रिलीज होते हैं। अभी तक हमने सिर्फ ये पढ़ा था कि हम खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद पच जाता है, पच जाने के बाद जो वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाता है। अब लेकिन पचता कैसे है, वो सिंपलर सब्सटेंस में कैसे टूटता है, उन एंजाइम्स के बारे में अभी हम पढ़ेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, क्लियर? ये है वो एंजाइम्स जो कि इन्वॉल्व रहते हैं डाइजेशन प्रोसेस में। अभी तक जो मैंने बताया था, एक सलाइवरी एमाइलेज बताया था और गैस्ट्रिक जूस बताए थे, यानी जो स्टोमच से रिलीज होते हैं। ये होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन का जैसे कि मैंने ग्लैंड के नाम बताए थे अभी आपको, कौन कौन सा? हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड लीवर, ठीक है, और एक थी पैनक्रियाज। अब ये 2 ग्लैंड है, ये भी कंट्रीब्यूट करते हैं डाइजेशन प्रोसेस में। जो लीवर है उससे निकलता है बाइल जूस। अगर बेसिकली देखें तो ये कोई एंजाइम कंटेन नहीं करता है। क्वेश्चन बहुत आता है कि लीवर जो है वो
यानी बाइल जूस जो कंटेन कोई भी एंजाइम कंटेन नहीं करता है, लेकिन फिर भी मदद करता है डाइजेशन प्रोसेस में। तो आंसर है कि जो लीवर होता है वो कोई भी, ये सच है कि कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम इसके अंदर नहीं पाया जाता, लेकिन जरूरी होता है डाइजेस्टिव प्रोसेस के लिए। जैसे मैंने बताया था कि HCl रिलीज होता है, कैसा रहता है, एसिडिक मीडियम, ठीक है, जो खाना पेट में रहेगा उसके बाद जब वो ट्रांसफर होगा इन स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वहाँ पर वही कंडीशन रहने वाली एसिडिक। तो उस एसिडिक कंडीशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक एंजाइम निकलता है, यानी एंजाइम तो नहीं है वो है बाइल जूस, ठीक है। अभी जो बाइल जूस रहता है ये रहता है बेसिक मीडियम का, तो जो एसिडिक फूड है उसको ये न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। न्यूट्रलाइज करेगा तो ये मदद करता है, और साथ में जो फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, उनको इमल्सिफाई करने में मदद करता है लीवर। अब जो पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज से निकलता है पैनक्रेटिक जूस। अब जो पैनक्रेटिक जूस रहता है ये कंटेन करता है एंजाइम्स जो कि डाइजेशन प्रोसेस में मदद करते हैं। तो चलिए एंजाइम्स के बारे में जानते हैं, कौन कौन से एंजाइम्स हमारे शरीर में कार्य करते हैं डाइजेशन प्रोसेस में। तो सबसे पहला है सब्सटेंस, क्या है, स्टार्च, ठीक है। अभी जो स्टार्च है, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि हमारे मुंह में ही एक ग्लैंड रहती है, ठीक है, जिसका नाम है सलाइवरी एमाइलेज। एक तो नहीं रहती, रहती तो कई है, लेकिन हमारे मुंह में ग्लैंड पाई जाती है जिनका नाम है सलाइवरी ग्लैंड। उनसे रिलीज होने वाला एंजाइम है सलाइवरी एमाइलेज, ठीक है, जो क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में तोड़ देता है, यानी सिंपल कार्बोहाइड्रेट में ब्रेक डाउन कर देता है, तोड़ देता है। उसके बाद प्रोटीन, पेप्टोन्स, प्रोटीएजेज, ये इसी के कॉन्स्टिट्यूएंट है, प्रोटीन के ही, ठीक है। अब ये जो तीनों सब्सटेंस होंगे इनके ऊपर कार्य करेंगे ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। अब ये तीनों जब कार्य करेंगे इन सब्सटेंस पर, प्रोटीन पर, उसके कंस्टिट्यूएंट पर, तो जब ये एंजाइम इस पर कार्य करेंगे तो उसको बदल देंगे डाईपेप्टाइड में, यानी सिंपलर फॉर्म में बदल देंगे। उसके बाद है पॉलीसैकेराइड, यानी जो स्टार्च रहता है। अब जो स्टार्च रहता है पॉलीसैकेराइड है, पहले बताया था कौन कार्य करेगा, एमाइलेज, ये तो होता है माउथ में, ये होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब यहाँ पर एमाइलेज कार्य करेगा जो कि उसको डाइसैकेराइड में बदल देगा, यानी तोड़ देगा। उसके बाद फैट मॉलिक्यूल्स, ठीक है, एक पैनक्रेटिक जूस से रिलीज होता है लाइपेज, ठीक है। अब ये जो एंजाइम है फैट पर कार्य करता है, जिसको डाइग्लिसराइड में और मोनोग्लिसराइड में ब्रेक डाउन करता है लाइपेज एंजाइम फैट को। उसके बाद है न्यूक्लिक एसिड, यहाँ पर जो एंजाइम कार्य करेगा वो है न्यूक्लियेसिस, जो कि उसको न्यूक्लियोटाइड में और उसके बाद न्यूक्लियोसाइड में बदल देगा। नेक्स्ट है डाइपेप्टाइडेज, ये वाला, ठीक है, डाइपेप्टाइडेज पे कार्य करेगा डाइपेप्टाइडेज, जो कि उसको एमिनो एसिड में बदल देगा, कौन, डाइपेप्टाइडेज, ठीक है। उसके बाद है माल्टोज, जो माल्टोज बना था उस पर कार्य करेगा माल्टेज, जो कि उसको ग्लूकोज और ग्लूकोज में तोड़ देगा, यानी सिंपलर कार्बोहाइड्रेट में तोड़ देगा। उसके बाद है लैक्टोज, उस पर कार्य करेगा लैक्टेज, जो कि इसको चेंज करेगा, ब्रेक डाउन करेगा ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में। सभी यूनिट्स किसकी है, कार्बोहाइड्रेट, यानी सिंपल शुगर की। उसके बाद सुक्रेज है, सुक्रोज, उस पर कार्य करेगा सुक्रेज, जो कि उसको बदल देगा किसमें, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। इतना समझ में आया। ये सभी एंजाइम्स आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, तो मदद के लिए इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ज़्यादा याद करने के लिए। उसके बाद जो न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, कहाँ पर बना था न्यूक्लियोटाइड, ये यहाँ पर न्यूक्लियोटाइडेज कार्य करेगा, जो उसको न्यूक्लियोसाइड में बदल देगा, और जो न्यूक्लियोसाइड है उस पर कार्य करेगा न्यूक्लियोसाइडेजेज, जो कि इसको शुगर में और बेसिस में तोड़ देगा, जिसके द्वारा डीएनए का भी फॉर्मेशन होता है। किसके द्वारा होता है, शुगर और बेसिस के द्वारा, ठीक है। डाई और मोनोग्लिसराइड जो बने थे, ठीक है, उस पर कौन कार्य करेगा, लाइपेजेज, जो कि इसको फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में तोड़ देगा। तो ये वो सभी एंजाइम्स जो कि हमारे डाइजेस्टिव प्रोसेस में क्या करते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने बता दिया। साथ में जो ये एंजाइम्स है वो किससे और क्रिएट होते हैं, वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। और जो इंटेस्टाइन की वॉल रहती है, स्मॉल इंटेस्टाइन की, वो भी कुछ एंजाइम्स रिलीज करती है जो कि जरूरी होते हैं किसके लिए, डाइजेशन के लिए, डाइजेशन प्रोसेस में मदद करते हैं। तो क्लियर हो गया होगा आई थिंक ये सभी, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं। अब हमारा कौन कौन सा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, इंजेशन, डाइजेशन कंप्लीट। तो अब पढ़ते हैं एब्जॉर्प्शन के बारे में कि एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, क्या प्रोसेस होती है हमारे शरीर में उसके लिए। नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा है, एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन के बाद क्या आता है, एब्जॉर्प्शन। खाना तो पच गया,
सारा जो खाना था कॉम्प्लेक्स खाना जो था वो सिंपल सब्सटेंस में टूट गया। अब जो सिंपल सब्सटेंस है उसका हमारे शरीर के द्वारा टेकअप होता है, ठीक है। अब जो एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में सरफेस पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, विली और माइक्रोविली। वो बहुत ज़्यादा नंबर्स में हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल पर ही प्रेजेंट रहती है। अब जो डाइजेस्टिव फूड है उनके कॉन्टैक्ट में जाएगा तो वो क्या करेंगे, जो उनके अंदर मिनरल्स होते हैं, सोल्यूबल मिनरल्स जो होंगे, जो वाटर सोल्यूबल होंगे, उनको कैप्चर करके डायरेक्टली किस में भेज देते हैं, वो ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है। ब्लड स्ट्रीम का कार्य आपको बहुत अच्छे से पता है, ब्लड का क्या करता है, ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पर जो मिनरल्स एब्जॉर्ब होंगे किसके द्वारा, विली और माइक्रोविली द्वारा, वो क्या होंगे, ट्रांसपोर्ट होंगे किसके द्वारा, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के द्वारा, यानी ब्लड स्ट्रीम के द्वारा। तो ये क्लियर हो गया एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब एब्जॉर्प्शन होता किस किस का है, अब जो भी मिनरल्स आपने, कार्बोहाइड्रेट हो गए, प्रोटीन, फैट, ठीक है, और मिनरल्स, विटामिन, सभी का एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है, विली में। अब एब्जॉर्प्शन हो गया, ठीक है, कहाँ पर पहुँच गए, ब्लड में। अब ब्लड के द्वारा पूरे शरीर में पहुँचेंगे, हर एक सेल तक। उसके बाद क्या होगा, एसिमिलेशन। अब जो एसिमिलेशन प्रोसेस होती है, मैंने जैसा कि बताया था, जो डाइजेस्टिव फूड है उसका हमारे अंदर यूज़ होना, ठीक है। ब्लड स्ट्रीम में जो खाना था, डाइजेस्टिव फूड था, वो पहुंच गया। अब जो डाइजेस्टिव फूड हमारे ब्लड स्ट्रीम के द्वारा सभी सेल्स तक पहुंचा है, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ करेगा, क्योंकि अगर हमारे शरीर को उसकी ज़रूरत है तो कुछ तो ज़रूरत होगी। तो आए दिन आपको चोट लगती रहती है, ठीक है, तो उसको भी ठीक करना होता है, बीमारी होती है उनको भी ठीक करना होता है। सभी किसके द्वारा होता है, जो न्यूट्रिशन हम लेते हैं। अगर हम न्यूट्रिशन नहीं लेंगे तो हमारा जो शरीर है वो फाइट नहीं कर पाएगा डिसीज़ के अगेंस्ट, और ना ही अपना मेंटेन कर पाएगा शरीर को, ठीक है। अगर हम देखें कि जो एसिमिलेशन होता है, ठीक है, उसमें क्या होगा, जितने भी मिनरल्स हमारे द्वारा लिए गए, हमारे शरीर के द्वारा जितने भी मिनरल्स लिए गए हैं, उन सभी का एब्जॉर्प्शन होता है। और एब्जॉर्प्शन होने के बाद डिफरेंट साइट पर पहुंच जाते हैं जहां उनकी ज़रूरत होती है। ज़रूरत कहां पर होगी, जहाँ पर कोई रिपेयरिंग की ज़रूरत होगी, बॉडी ग्रोथ की ज़रूरत होगी, सिग्नल ट्रांसमिशन की ज़रूरत होगी, डेवलपमेंट की ज़रूरत होगी, और भी, ठीक है, सभी जगह पर पहुँचेंगे, ठीक है। तो वो प्रोसेस पूरी क्या कहलाती है, एसिमिलेशन। लास्ट प्रोसेस आती है इसमें कौन सी, इजेक्शन। और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो ट्रांसफ़र होगा कहाँ, लार्ज इंटेस्टाइन में। वहाँ पर जाकर जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ज़्यादातर वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, क्योंकि जो विली हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट रहती हैं। तो उसके बाद जो बचा हुआ अनडाइजेस्टेड फूड है वो एक पार्ट रहता है इस लार्ज इंटेस्टाइन का, जो कहलाता है रेक्टम, उसमें जाके इकट्ठा हो जाता है। और इकट्ठा होने के बाद जो पोस्टीरियर एंड होता है एलिमेंट्री कैनाल का, जिसे कहते हैं एनएस, उसके द्वारा जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है, यानी शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो आई थिंक जो ह्यूमन डाइजेशन प्रोसेस है बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये क्लियर नहीं हुआ है तो कमेंट सेक्शन में हमें बताना, फिर से कोशिश करेंगे आपको समझाने की। उसके बाद जो लास्ट टॉपिक है आज का वो है डेंटल कैरीज। डेंटल कैरीज जो कि इस चैप्टर का, यानी इस टॉपिक का लास्ट पार्ट है, ठीक है। डेंटल कैरीज इसमें आएगा। तो डेंटल कैरीज होता क्या है, आपको पता है, हम खाना खाते हैं, ठीक है, खाना खाते हैं तो हमारा वो खाना दांतों के बीच में फंसा रह जाता है, जिसकी वजह से हमारे दांतों में कैविटीज़ आ जाती है, यानी होल्स आ जाते हैं, स्मॉल कैविटीज़, जो क्या करते हैं, हमारे दांतों को वीक बनाते हैं। अब बनाते कैसे हैं, जो खाना हमने खाया, ठीक है, दांतों के बीच में फंस गया, तो वहाँ पर जो है एसिड रिलीज़ करने वाले बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं हमारे माउथ में। अब वो जो बैक्टीरिया वो ग्रो करेंगे और उस फूड पार्टिकल्स को जो कि हमारे दांतों के बीच में फंसा हुआ है उसको ईट करेंगे, ठीक है। जब ईट करते तो वो एसिड रिलीज़ करते हैं, और एसिड का आप नेचर जानते हैं, कोरोसिव होता है नेचर में, अगर हमारे शरीर पर गिर जला देगा। तो हमारे दांतों पर रिलीज़ करते हैं एसिड को, और जैसे हमारे दांतों पर रेगुलर एसिड रिलीज़ होता है, उसकी वजह से जो हमारे दांत हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। तो वही कहलाता है कैविटीज़, यानी होल्स, या इम्प्रॉपर केयरिंग ऑफ टीथ, या फिर डेंटल कैरीज। अब डेंटल कैरीज में आता क्या है, अब होल्स तो हो गए हमारे मुंह में, क्यों, क्योंकि हमने खाना खाया, चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा खाई, टॉफ़ीज़ बहुत ज़्यादा खाई हैं, तो होल्स हो जाते हैं हमारे दांतों में। अब उन होल्स को दूर कैसे करें, होल्स हो गए, होल्स के कहलाते हैं कैविटीज़। अब उन होल्स को दूर कैसे करते हैं, ठीक है। होल्स को दूर करने के लिए सबसे पहले ये जानना है कि हुआ किसकी मदद से हुआ है, वो एसिडिक मीडियम की वजह से।
जो कि बैक्टीरिया प्रोवाइड करते हैं डाइजेशन के दौरान, जब वो उस फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, अभी जो एसिडिक मीडियम हुआ है, अब इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या होगा, बेसिक मीडियम। तो इसको हम बेसिक मीडियम प्रोवाइड करेंगे और जो बेसिक मीडियम है वो ओवरकम करेगा एसिडिक मीडियम को, यानी इसको न्यूट्रलाइज करेगा। और न्यूट्रलाइज करने पर जो कंडीशन है वो सेम हो जाएगी यानी हमारी डेंटल कैरीज जो है वो, यानी हमारे दांतों की सुरक्षा बनी रहेगी। उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, टूथपेस्ट। ठीक है, आए दिन आप रोज़ करना चाहिए, दिन में 2 बार करना चाहिए। और अगर कर भी रहे हैं एक टाइम तो सोते समय ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि वो समय ऐसा होता है कि हम सो जाते हैं, सिर्फ हमें कुछ नहीं पता होता। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, बैक्टीरिया बहुत जल्दी ग्रो करते हैं और आसानी से अपना कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो मोस्टली हमें दिन में 2 बार तो करना ही करना चाहिए टूथपेस्ट। ठीक है, किसके लिए, अपने डेंटल कैरीज के लिए, क्योंकि दांत हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। अगर ज़रूरी नहीं है तो सोचो, इमेजिन करो आप कि आपके आगे के 2 दांत टूट गए हैं। ठीक है, इमेजिन करना, हंसते हुए कैसे लग रहे हो, तो बहुत ही बेकार लग रहे होगे, है ना। तो अपनी हंसी बरकरार रखने के लिए क्या करना है, अपने दांतों को सुरक्षित रखना है। सुरक्षित कैसे रखेंगे, जब हम टूथपेस्ट करेंगे, कोलगेट रोज करेंगे दिन में 2 बार। ठीक है, अगर ये डेंटल कैरीज यानी अपने दांतों की सुरक्षा करनी है तो ये करना पड़ेगा, वरना फिर आपको पता है क्या होगा, आगे के 2 दांत गिर जाएंगे, और दांत गिर जाएंगे तो खाली स्पेस कैसा लगेगा आप समझ सकते हो, इतना तो इमेजिन कर ही सकते हो। आज के लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अगर आपको हमारे कंटेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप अपनी क्वेरी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो हम उसका रिप्लाई बहुत जल्द करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, अगेन जय हिंद।